जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। चलो आज हम अब सवाल करने वाले हैं। यूपी वाले सवाल तो चल ही रहे थे, अब यूपी से आगे बढ़ते हैं, ईएमआरएस पे आते हैं। ईएमआरएस का अभी 2023 के दिसंबर में पेपर हुआ था, यानी तकरीबन लगभग 1.25 साल पहले। तो उस पेपर को देखते हैं, उस पेपर में क्या क्या आया था। ईएमआरएस पीजीटी 2023। अब इनमें एक दिक्कत और रहती है, चलो आप सवाल करिए। इनमें दिक्कत और रहती है, कई लोगों को लगता है कि पीजीटी है ना, मैं यहाँ पीजीटी के सवाल आता हूँ तो कई लोगों को लगता है सर पीजीटी के ला रहे हैं, टीजीटी के क्यों नहीं लाते। तो इनमें उल्टा चलता है। दिल्ली में टीजीटी टफ आता है, पीजीटी आसान आता है। टीजीटी में तो ग्रेजुएशन तक कुछ भी आ जाता है। टीजीटी का मामला तो बड़ा अजीब है, वहां पे टीजीटी टफ आ जाता है, पीजीटी इजी आता है ना। ईएमआरएस में भी आप देखेंगे तो टीजीटी का पेपर अजीब था, पीजीटी इजी था। तो ये ऐसा नहीं कि पीजीटी है तो वो टफ आएगा, टीजीटी है तो आसान आएगा, ऐसा कोई किसी ने बना के नहीं बैठा। टीजीटी वाला पेपर जो है दिल्ली का, अगर आप पेपर देखें टीजीटी वाला तो बहुत टफ है, और पीजीटी वाला काफी आसान है, जो भी हमने किया भी है थोड़े दिनों पहले। ऐसे ही ईएमआरएस में देख लीजिए, पीजीटी वाला पेपर ठीक ठाक लगेगा आपको, मतलब हमारे जैसा ही लगेगा। और टीजीटी वाला पेपर देखेंगे तो लगेगा यार ये तो बहुत लेवल ले लिया इसको, तो ग्रेजुएशन ज्यादा डाल दी, ग्रेजुएशन के क्वेश्चन ज्यादा डाल दिए वहां पे। तो ये है इन लोगों ने। चलो तो आज सवाल के ऊपर। एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसके पहले 3 पदों का योग 21/4 है। पहले प्रथम 3 पदों का गुणोत्तर श्रेणी है, जीपी है, और पहले 3 पदों का जोड़ 21/4 है। उनका गुणनफल 27/8 है। तो बताइए सार्वनुपात कितना है, आर का मान कितना है, आर का मान कितना होगा। पहले 3 पदों का योगफल और उनका गुणनफल हमें दिया हुआ है, तो बताइए सार्वनुपात कितना होगा, आर का मान कितना होगा। तो आप 3 पद मान लो, गुणोत्तर श्रेणी के पहले 3 पद, प्रथम 3 पद, एक ए मान लिया, एक ए मान लिया। गुणोत्तर श्रेणी है तो दूसरा पद ए आर हो जाएगा, तीसरा पद ए आर स्क्वायर हो जाएगा। 3 पद, 3 पद क्या क्या हो जाएंगे, एक ए हो जाएगा, एक ए आर हो जाएगा, एक ए आर स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन ने कहा है कि इनका योग, इनको जोड़ने पर ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर कितना बताया गया है, 21/4 बताया गया, वो 21/4 हो गया। समीकरण नंबर 1 तैयार हो गई आपकी। फिर उसके बाद में क्या कहा गया है, इनका गुणनफल, इनकी गुणा कर दो, सत्ताईस बटा 8, समीकरण नंबर 2। सही है, तीनों की गुणा कर दो, गुणा कर दी, तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ दिया, तीनों की गुणा कर दो, तीनों की गुणा कर दी, तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ दिया। अब यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है हमारे, हाँ अगर हम ये वाले 3 पद मान रहे हैं, अब देखा यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि अब मैं इन समीकरण को सॉल्व कैसे करूं, इनको अब मैं सॉल्व कैसे करूं। अगर मैं अब इनको सॉल्व करता हूं तो है ना, कैसे भी सॉल्व कर लो, अब ये परेशान करेंगे मुझे। ये देखो ये आ गया ए क्यूब आर की पावर 3 बराबर 27/8 है ना, या ए आर क्यूब, दोनों पे क्यूब हो गया, 27/8 हो गया, 3/2 की पावर 3, ये ए आर हो गया। यहां से आप ए का मान निकाल लो, ए का मान निकाल के वहां रख दो,
ए का मान निकालेंगे तो 3/2r आ गया। किसी भी एक का मान निकाल के वो यहां सवाल में रख दो। ए की जगह 3/2r प्लस, यहाँ पे मान रख रहा हूं समीकरण नंबर 1 में, ए की जगह 3/2r, ए की जगह 3/2r इंटू आर प्लस ए की जगह 3/2r इंटू आर स्क्वायर बराबर 21/4। तो ये ए का मान रख दिया, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल कर दो, आर से आर कट गया, 3/2 कॉमन है पूरे सवाल में से, कॉमन ले लो, तो ये हो गया 1/r प्लस 1 प्लस ये एक आर से आर कट गया, ये आर हो गया बराबर 21/4। 3 से काटोगे 7 बार, 2 से काटोगे 2 बार। अब इनका लघुत्तम ले लो और सॉल्व कर लो। वज्र गुणा कर दो, 2 प्लस 2r प्लस 2r स्क्वायर बराबर 7r। तो ये हो गया 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 बराबर 0। गुणनखंड कर लिया, गुणनखंड आ गया 4 और 1। r माइनस 2 माइनस 1, r माइनस 2 बराबर 0, r माइनस 2, 2r माइनस 1 बराबर 0। r का मान 2 आ गया और r का मान 1/2 आ गया। r बराबर 2 और r बराबर 1/2, r बराबर 2 और 1/2, ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे एक चीज देखी होगी कि कैलकुलेशन थोड़ी लंबी चली गई, थोड़ी सी कैलकुलेशन, ज्यादा तो कम नहीं कर पाते। अगर हम पहले 3 पदों को थोड़ा अलग तरीके से मानते तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाता, थोड़ा सा, ज्यादा अंतर तो नहीं आता, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन कम हो जाती है। आप लोगों को याद होगा, अगर ये टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है तो बताया जाता है कि जब 3 पदों को गुणोत्तर श्रेणी में मानना हो, गुणोत्तर श्रेणी में 3 मानने हो, तो एक a/r ए आर मानिए, ताकि जब आप गुणा करेंगे तो r से r कट जाएगा, a का मान आ जाएगा। तो आप उस तरीके से मानेंगे तो थोड़ा सा 2-3 स्टेप जो है ना वो कम हो जाएंगे। याद आ रहा है? अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो उस टॉपिक में बताया जाता है कि गुणोत्तर श्रेणी में अगर मानना हो तो a/r, a और ar मानिए। क्यों? जब तीनों की गुणा होगी उस केस में क्या होगा, r कट जाएगा, a क्यूब आ जाएगा, मतलब a का मान आ जाएगा, और a का मान आकर फिर आप आराम से r का मान निकाल पाएंगे। तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। अदरवाइज ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होता, सॉल्व तो अभी भी हुआ है, लेकिन 2-3 स्टेप कम हो जाते हैं। ठीक है ना? तो आपको मानना है तो आप ये 3 मान सकते हैं। इनकी जगह आप ये 3 भी मान सकते हैं, a/r, a/ar। इनमें क्या खास बात है? इनमें खास बात है कि इनकी गुणा करने पर r कट जाएगा, इनकी गुणा करने पर r कट जाएगा। a क्यूब बराबर आ जाएगा 27/8, तो a बराबर आ जाएगा 3/2। a का मान 3/2 आ गया, फिर रख दो। तो ये बीच वाले कुछ छोटे, देखो ये स्टेप कम हो जाएंगे आपके थोड़े से, ये वाले सीधा यहां आ जाएंगे, 2-3 लाइनें कम हो जाएंगी ऐसे मानने से, बस इतना ही फर्क है, कोई और फर्क नहीं है। थोड़ा मानने की वजह से है ना, ये तरीका वो तरीका, तरीके तो सारे ही सही है, उत्तर पे तो सभी जाएंगे, जो तरीका सही है वो वही उत्तर पे जाएगा, लेकिन लंबाई का फर्क आएगा। तो ये मानोगे तो थोड़ी लंबाई कम हो जाएगी। ठीक है, चलो दोनों वक्रों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो। दोनों वक्रों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब यहाँ पे ये 2 वक्र दिए गए, इन दोनों वक्रों के बीच में जो क्षेत्रफल बना है उसको ज्ञात करो। तो अब इनमें परेशानी ये रहती है, कि आपको वक्र बनाना आना चाहिए, चित्र बनाना आना चाहिए कि चित्र क्या बनेगा।
y बराबर एक्स क्यूब का चित्र क्या होगा, y बराबर अंडर रूट एक्स का चित्र क्या होगा। इससे तो देखने में ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि ये परवलय है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो y बराबर एक्स, वाई स्क्वायर बराबर एक्स, यानी ये परवलय है। तो ये वाला चित्र तो परवलय का है। ये जो चित्र है y बराबर एक्स क्यूब, इनका चित्र ये होता है। y बराबर एक्स क्यूब, ये इसका डायग्राम है, y बराबर एक्स क्यूब। और वो जो आप देख रहे हैं वाई स्क्वायर बराबर एक्स, वो परवलय है, वो इधर जाएगा। y बराबर अंडर रूट एक्स। अब इन दोनों के बीच का जो क्षेत्रफल है वो हमें प्राप्त करना है। इन दोनों के बीच में ये जो पैक हुआ है, ये क्षेत्रफल हमें पता करना है। ये क्षेत्रफल कितना है। तो इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए पहले हमें दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु निकालने होंगे। दोनों एक दूसरे को किन बिंदुओं पर काट रहे हैं, एक तो 0 0 पे और एक और कहां काट रहे हैं। ये दो पॉइंट्स कौन से हैं, पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। तो दोनों समीकरण को सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का मतलब एक्स वाई का मान निकालो, जिसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं या प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलता है, समीकरणों को सॉल्व कर लो। एक समीकरण से y का मान लेकर दूसरे में रख दो। अंडर रूट एक्स बराबर एक्स क्यूब, अंडर रूट एक्स बराबर एक्स क्यूब। y का मान उससे निकाला, इसमें रख दिया। दोनों तरफ वर्क कर दो। x बराबर हो गया x की पावर 6। एक तरफ कर लो, कॉमन निकाल लो। दोनों को अलग अलग जीरो कर दो। एक x बराबर 0 आ गया। एक x की पावर 5 माइनस 1 बराबर 0। x की पावर 5 बराबर 1। x बराबर 1 की पावर 1/5। तो x का मान 1 आ गया, x का मान 0 आ गया। तो यानी ये x बराबर 0 पर काटेगा और एक x बराबर 1 पर काटेगा। x बराबर 0, x बराबर 1, ये दो बिंदुओं पर काटेगा। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल यहां से निकलेगा। हम पहले पीले वाले वक्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। पीले वाले वक्र का क्षेत्रफल ये होगा। पीले वाले वक्र का क्षेत्रफल एक्स एक्स के साथ ये होगा और नीले वाले वक्र का क्षेत्रफल एक्स एक्स के साथ ये होगा। फिर हम पीले वाले में से नीले वाले को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बीच का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो ये रहा x बराबर 0 से लेकर 1 तक। पहले पीले वाले का क्षेत्रफल, पीले वाले का समीकरण ये रहा, अंडर रूट एक्स dx। फिर नीले वाले का x बराबर 0 से लेकर 1 तक, नीले वाले के लिए है एक्स क्यूब। समाकलन हो गया x की पावर 3/2 बटा 3/2। दो बटा 3, एक्स का मान 1 रखने पर 1, 0 रखने पर 0। 1/4, एक्स का मान 1 रखने पर 1, 0 रखने पर 0। तो ये हो गया आपका 2/3 माइनस 1/4। लघुत्तम आ गया 12
और ये 8, 3, 5/12, ये आंसर हो गया। तो ये इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अगला सवाल, ये सवाल देखेंगे आप, ये पहले भी आ चुके हैं, ये पहले भी आ चुका है और EMRS में 2024 में दोबारा आ गया, 23 में दोबारा आ गया। नहीं, इनको आप बिना डायग्राम की क्या लिमिट का पता नहीं चलता, और बिना डायग्राम की ये भी नहीं पता चलता कि कौन सा किस में से घटाना पड़ेगा। डायग्राम तो आपको सीखना ही पड़ेगा इसके लिए। हाँ, ज्यादा डायग्राम बनाना नहीं सीखना, थोड़ा सा ही सीखना है। परवलय, रेखा, छोटे मोटे डायग्राम बनाने सीख जाओ तो काम चल जाएगा, लेकिन डायग्राम की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि लिमिट का नहीं पता लगता, ये नहीं पता चलता कि कब किसको जोड़ना है, कब घटाना है, वो सारा चित्र से ही पता लगता है। ये आपको याद होगा, ये सवाल पहले भी आया हुआ है। ये कह रहा है कि ये दोनों परस्पर संयुग्मी है, तो थीटा का मान क्या होगा। ये परस्पर संयुग्मी है। परस्पर संयुग्मी का मतलब है कि अगर ये z है तो ये z का संयुग्मी है, या यूं समझ लो कि पहले वाले का संयुग्मी करूंगा तो दूसरा आएगा, पहले वाले का संयुग्मी करने पर दूसरा आएगा। तो जो पहले वाला है यानी साइन थीटा प्लस अल्टा कॉस 2 थीटा, अगर मैं इसका संयुग्मी करता हूं, इसका संयुग्मी निकालता हूं, तो ये दूसरे वाला आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के संयुग्मी है, यानी एक का संयुग्मी लेने पर दूसरा आ जाएगा। एक का संयुग्मी लेने पर दूसरा आ जाएगा, तो पहले का संयुग्मी लिया बराबर दूसरा, यहां आ जाएगा साइन थीटा मेरा वास्तविक भाग से वास्तविक भाग की तुलना और काल्पनिक भाग से काल्पनिक भाग की तुलना। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा बराबर साइन 2 थीटा। यहाँ कॉस थीटा का भाग दे दो, साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा, टेन थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया, भाग दे दूं, साइन 2 थीटा बटा कॉस 2 थीटा टेन 2 थीटा। टेन का मान 1 तब होता है जब कोण 45 का हो, तो ये हो गया थीटा बराबर 2 थीटा बराबर π/4, थीटा बराबर π/8। अब याद होगा ये सवाल जब मैंने लास्ट टाइम करवाया था तो मैंने बताया था कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि वास्तविक भाग को जब आप बराबर कर रहे हैं तब तो 45 डिग्री का कोण लगेगा, और काल्पनिक भाग को बराबर करेंगे तो π/8 का कोण लगेगा। तो इसका मतलब कोई कोण ऐसा है ही नहीं। वास्तविक को राजी करोगे, खुश करोगे, तो काल्पनिक नाराज हो जाएगा, क्योंकि काल्पनिक π/8 पे खुश हो रहा है और वास्तविक π/4 पे खुश हो रहा है, और 2 थीटा के मान हम रख नहीं सकते कि भैया तू एक काम कर, तू 45 ले ले, तू 45 ले ले और तू π/8 ले ले, ऐसा हो नहीं सकता। एक ही थीटा आना चाहिए था, दोनों से अलग अलग थीटा आ रहा है, इसका मतलब कोई थीटा का मान संभव नहीं है। तो नन ऑफ दीज। ये सवाल पहले भी डिलीट हुआ था, यहां पर भी डिलीट हुआ। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई थीटा का मान है नहीं जो दोनों को खुश कर सके, जो दोनों को खुश कर सके। याद करो, ये सवाल पहले आया था तो मैंने बताया था इसमें गलती क्या है। इस सवाल में ये गलती बार बार चल रही है, उसको कॉपी करते रहते।
पेपर बनाने वाले भी कॉपी करते हैं, जिससे एक एग्जांपल समझ में आ गया होगा आपको। ये सवाल पहले भी आ चुके हैं भर्तियों में, हर बार आता है, हर बार डिलीट होता है। तो इसका मतलब पेपर बनाने वाला का दिमाग वो ऐसे चला रहा है, यूं ही चला रहा है, वो तो छापे जा रहे हैं। और अगली बार भी अगर ये सवाल आएगा ना, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगली बार भी आएगा डिलीट ही होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे कैसे पेपर में छापेंगे। आप देखिए हमारे जो पेपर बनाने वाले हैं उनकी मेहनत देखिए, कितनी मेहनत कर रहे हैं, सदियों से मेहनत कर रहे हैं। याद है कितनी मेहनत करते हैं वो लोग। अब ये सवाल है ना, अब ये सवाल आपको इसको कह के कह सकते हो, इस सवाल को आपको करने की जरूरत नहीं है कभी भी, क्योंकि ये सवाल ऐसे कैसे ही अगली बार भर्ती में आएगा, फिर से गलत होगा, ठीक कोई नहीं करेगा। हाँ, ठीक कोई नहीं करेगा, ऐसे कैसे उठा के छाप के दे देगा, फिर वो डिलीट होगा। कोई इतनी मेहनत नहीं करेगा कि सवाल को ठीक कर दे। चलो आगे बढ़ते हैं। कि थीटा का ऐसा कोई मान है ही नहीं, चेंज ही होगा कि थीटा का ऐसा कोई मान है ही नहीं जिससे ये दोनों बराबर हो सके। थीटा का कोई मान ही नहीं है, थीटा का कोई मान ही नहीं है। मान लो दो जने हैं, एक जना कह रहा है कि भाई मुझे आईफोन चाहिए, एक कह रहा है मुझे सैमसंग का फोन चाहिए। अब बताओ, अगर आप दोनों को आईफोन दोगे तो फिर एक नाराज हो जाएगा, दोनों को सैमसंग दोगे तो फिर एक नाराज हो जाएगा। तो एक आईफोन चाहता है, एक सैमसंग चाहता है, और आप दोनों को एक ही चीज दिला सकते हैं। तो थीटा का एक ही मान दोनों को खुश करने के लिए चाहिए, और थीटा के दो अलग अलग मान है। वास्तविक भाग है वो 45 डिग्री पे खुश हो रहा है, काल्पनिक भाग 22.5 डिग्री पे खुश हो रहा है। तो दोनों को एक ही मान से संतुष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए थीटा का कोई मान है ही नहीं। अतः हल होगा कि कोई हल विद्यमान है ही नहीं। यहाँ पे दिया हुआ है कि दो एक समांतर श्रेणी है जिसके n पदों का जोड़ Sn कहा गया है। तो इसे पढ़ोगे तो ये बताया गया है कि n पदों का जोड़ का 3 गुना, n पदों के जोड़ का 3 गुना 2n पदों के जोड़ के बराबर है। तो बताओ S3n 3n पदों का जोड़ और n पदों के जोड़ का अनुपात कितना है। जोड़ का अनुपात कितना है? अगर 2n पदों का जोड़ n पदों के जोड़ से 3 गुना है, अगर 2n पदों का जोड़ 3n पदों के जोड़ से 3 गुना है, तो S2n Sn का अनुपात कितना होगा? तो पहले Sn निकाल ले। Sn क्या होता है? n पदों का जोड़, n पदों का जोड़ होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है हमारे n पदों का जोड़। तो 2n पदों का जोड़ कितना हो जाएगा? 2n पदों में n की जगह 2n आ जाएगा, जहां पे भी n है वहां 2n आ जाएगा, n की जगह 2n लगा दो। जहां n है n की जगह 2n लगा दिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जो n है, जो 2n है, 2n 3 गुना है Sn का, मान रख दो। 2n ये रहा, थोड़ा सॉल्व भी कर लो। दो से यहां गुणा कर दो, 4a प्लस 4nd
पदों को एक तरफ कर लो, 4a 6a एक तरफ और d एक तरफ कर लो। सारे पदों को पहले एक तरफ ही कर लेते हैं। 4a में से उधर ही ले जाते हैं। 4a में से 6a गया, 2a हो गया, प्लस 3nd में से 4nd गया, माइनस का nd हो गया। माइनस डी हो गया। दो ए बराबर आ गया n+1d। अब जो पूछा है उस पे आ जाओ। S3n बट्टा Sn, S3n हो गया 3n बट्टा 2, 2a प्लस 3n-1d। n बटा 2 से n बटा 2 कैंसिल, 2a का मान रख दो ऊपर भी नीचे भी। 2a का मान है n+1d। ब्रैकेट खुलेगा तो d से d कट जाएगा, 4n और 1, 3 और 1 4nd हो जाएगा। नीचे भी d से d कटेगा, 2nd हो जाएगा। nd से nd कट गया, 6/1। सवाल लंबा है। हाँ, कुछ पुट करके छोटा कर सकते हो। भाई ऐसे ले सकते हो आप लोग, इसको शॉर्ट ट्रिक में कुछ मान के कर सकते हो, लेकिन वही बात है, मानने के लिए तो ज़्यादा दिमाग चाहिए होगा, ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। अगर आप इसे दूसरे मेथड से करते हैं और मानते हैं कि n बराबर 1 रख लो, एक बार n बराबर 1 रख लो, तो n बराबर 1 रखने पर इसका मतलब दो पदों का जोड़ एक पद के जोड़ से 3 गुना आना चाहिए। अब आपको ऐसी एक समांतर श्रेणी बनानी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आपको ऐसी n का मान मैंने 1 रख लिया, n का मान 1 रखने पर S2 बराबर 3S1 आ गया। तो ऐसी श्रेणी बनाओ, समांतर श्रेणी, जिसमें एक पद का जोड़ दो पदों के जोड़ से 3 गुना हो, एक पद का जोड़ दो पदों के जोड़ से 3 गुना हो। तो ऐसा कौन सा होगा? ऐसा ये होगा 1,2, 1,2, है ना। ये श्रेणी हो सकती है 1,2, 1,2, 3, 4, ये चलाओ। इसमें ऐसा हो रहा है, इसमें ऐसा हो रहा है कि एक पद का जोड़ 1 आया, दो पदों का जोड़ 3 आया, तो दो पदों का जोड़ एक पद के जोड़ से 3 गुना है, तो 1, 2, 3 हो गया। अब हमें जो निकालना है उस पे आ जाओ। हमें जो निकालना है वो है S3, n का मान 1 रखने पर S3 और S1 का अनुपात निकालना है। S3 कितना हो गया? 3 पदों का जोड़, तो 3, 2, 6 और 1, 6 आ गया, नीचे 1 आ गया, 6:1।
तो ऐसे निकाल सकते हो। सही है? थोड़ा दिमाग ज्यादा मांगता है। देखो शॉर्ट ट्रिक तो ये बाद में सही है नहीं, ये ज्यादा मुश्किल है। ये ज्यादा मुश्किल है इसके मुकाबले। आपको लगता होगा ये आसान है। क्या ये सोच पाना आसान है? नहीं, ये कर पाना आसान है। ये कर पाना आसान है, ना कि ये सोच पाना। क्या समझा नहीं दीपक? अच्छा ऐसा क्या? अच्छा, ऑफलाइन पे पाबंदियां लगा रहे हैं क्या? हाँ, सुख है। ये तो अच्छी बात है। ऑनलाइन है तो वो पाबंदियां खत्म है कि भाई एक रूम में इतने बच्चे बैठेंगे, इतना ये होगा, इतना लाइटिंग होगी, इतना बल्ब होंगे, इतनी चेयर्स होंगी। ये तो एक सुख है। ऑनलाइन का ये तो एक सुख है। वरना क्या होता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी कोचिंग में कोई दुर्घटना घटित होती है, और जैसे ही दुर्घटना घटित होती है, इधर हालत खराब कर देते हैं। इधर बाकी कोचिंग वालों की, जिन लोगों ने बेचारों ने कुछ कर भी रखा है, नहीं भी कर रखा, उनको परेशान कर देते हैं कि आप ये नहीं लगाया, आपने वो नहीं लगाया। फिर पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है वो परेशान करने आ जाती है। ऑफलाइन में ये दिक्कत होती थी। ऑफलाइन में जब ऑफलाइन करते थे तब भी बहुत दिक्कत होती थी। कभी ना कभी कोई चीज, एक वो अहमदाबाद में दुर्घटना हुई थी, आग लग गई थी, तो उस समय जो कुछ बच्चों की डेथ हुई थी, तो वो जो घटना घटित हुई थी, तो उस घटना के लिए इतना परेशान किया गया ऑफलाइन कोचिंग वालों को। हर बात के लिए आपके पानी की टंकी का कनेक्शन ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लाइट ऐसे होनी चाहिए। ये वो इतना चला, वो पूछो मत। ऐसा लगा कि काम करना भयंकर मुश्किल है। हाँ, सबसे बड़ी बात है आपकी जान खतरे में। आपकी जान को कोई खतरा नहीं है। आप एकदम सुरक्षित है। ऑफलाइन में, ऑनलाइन में ये अच्छी बात है, आप अपने घर पे हैं, सबसे सुरक्षित जगह पे आप हो अभी। तो यहाँ ले लो y बराबर y बराबर log 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसे क्या किया हमने, log का नियम लगा लिया मैंने, है ना। मैंने log का नियम लगा दिया, log m बटा n का।
तो ये हो गया log m माइनस log n। अब इससे क्या हुआ, इससे ये फायदा हो गया अवकलन करना आसान हो जाएगा, अवकलन करना आसान हो जाएगा। dy बाई डी एक्स log का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x माइनस का 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये माइनस वाला कैंसिल, प्लस वाले से गुणा हो जाएंगे, फिर ये प्लस वाला कैंसिल हो गया, ये माइनस वाले से गुणा हो जाएंगे, ब्रैकेट खोल दो, या कॉमन निकालना चाहो तो कॉमन निकाल सकते हो, माइनस का 2x कॉमन ही निकाल लो, फिर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस एक्स की पावर 4 हो गया, एक्स स्क्वायर कट गया, 2 गुना 2 4 हो गया, 4x बटा 1 माइनस एक्स की पावर 4। तो यहाँ पे जो हमने सबसे समझदारी वाला काम किया वो था log को भाग से माइनस में बदलने वाला। इससे क्या हुआ कि अवकलन आसान हो गया। अगर हम डायरेक्ट करते तो ये लंबा चला जाता, अगर हम डायरेक्ट करते तो भाग का नियम पहले log का होता, फिर भाग का नियम लगाना पड़ता, तो ये लंबा चला जाता। अगर मैं डायरेक्ट करता तो अभी जैसा है वैसा का वैसा करता, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता, log का करता नंबर 1, फिर ये दोनों भाग में है, फिर भाग का नियम लगाता 2, तो सवाल बहुत लंबा चला जाता, काफी कैलकुलेटिव हो जाता। इसकी बजाय मैंने क्या किया, log का इस्तेमाल किया, log दिया हुआ है तो इस्तेमाल कर सकते हैं, log का इस्तेमाल किया और भाग को माइनस में बदल लिया और फिर आउटलाइन किया, जिससे ये एकदम आसान हो गया। ठीक है ना, ओवरऑल उससे आसान हो गया, ऐसे ना बहुत आसान हो गया तो नहीं हुआ, उससे आसान हो गया डायरेक्ट वाले से। ठीक है, चलो आगे वाले पे चलते हैं। ये सवाल ये आपके एनसीईआरटी का ही सवाल है। x की पावर 5 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ऊपर x की पावर 5 है, नीचे एक्स स्क्वायर है, ऊपर x की पावर 5 है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। कैसे करते हैं इन सवालों को, एकदम बेसिक सवाल है एकदम। आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो एनसीईआरटी का जो पहली प्रश्नावली है, पहली प्रश्नावली 9.1, उसी का ही सवाल है। तो जब पावर बड़ी होती है, नीचे पावर छोटी होती है, तो भाग देना होता है और भाग देकर समाकलन करना होता है, सबसे बेसिक। ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि समाकलन में सवाल कोई बहुत टेढ़े नहीं आते, बहुत टेढ़े नहीं आते, ज्यादातर बेसिक सवाल ही पूछता है। कभी कभी अचानक कोई एक बढ़िया सवाल पूछ लेगा, तो वो अगर नहीं भी होता है आपसे तो कोई दुख की बात नहीं है, वो नहीं भी होता है तो दुख की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप पढ़ भी लेते, अगर आप सोचे कि शायद मैं इसको 2-4 महीने पढ़ लेता तो भी शायद ही वो आपसे हो पाता। तो इसमें सिंपल सिंपल ही सवाल आते हैं, है ना। तो समाकलन को लेके इसीलिए कहता हूँ ज्यादा परेशान मत होइए। हाँ, बेसिक समाकलन सारे कर लो, बेसिक सारे कर लो, उससे आपके समाकलन के सवाल मोस्टली कवर हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की पावर 3 से गुणा करने पर एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 3 माइनस माइनस, ये कैंसिल,
फिर x से गुणा करने पर बस, और भाग नहीं जाएगा, तो ये आया भागफल प्लस शेषफल बटा भाजक। ये आपका सवाल बन गया। इनका समाकलन कर दो, x की पावर 3 dx माइनस x dx x की पावर 4 बटा 4 एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस यहाँ t मानना पड़ेगा, यहाँ पे आपको t मानना होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t माना, 2x स्क्वायर का 2x dx, t का dt, x की पावर 4 बटा 4 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस 1 बटा 2 log t प्लस c। निशान सही लगाइएगा क्योंकि बहुत क्लोज रखे हुए हैं, ऑप्शनों को बहुत नजदीक रखा हुआ है, तो टिक थोड़ा सोच के लगाना। ये वाला हो गया। उनके लिए क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी जाइए, एनसीईआरटी पढ़िए, सारे बेसिक कंप्लीट हो जाएंगे आपके। क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी जाइए, मुझे अलग से क्लास लेने की जरूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी जाइए, एनसीईआरटी ही बेसिक है, एनसीईआरटी जाके निकाल लीजिए, काम तैयार हो जाएगा। एनसीईआरटी जाइए, एनसीईआरटी निकाल लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ाई हुई है, एनसीईआरटी को निकाल लो, बात खत्म, बेसिक तैयार है आपका। समाकलन का बेसिक क्या है, एनसीईआरटी तो है, एनसीईआरटी पढ़ लो, बेसिक तैयार है। माइनस 90 से प्लस 90, 1/1 प्लस ई की पावर साइन एक्स डी एक्स। हाँ, इसका तो उत्तर ही याद होगा आप लोगों को, अगर आप लोगों ने सवाल देखा हुआ है तो इसका उत्तर ही याद है कि ये सवाल एक जो है ना गुणधर्म का सवाल आता है, गुणधर्म नंबर 2 के ऊपर, गुणधर्म नंबर 2 पे एक सवाल आता है ना, जिसका उत्तर आता है b माइनस ए बटा 2, b माइनस ए बटा 2। b माइनस ए बटा 2 है ना, गुणधर्म नंबर 2 के ज्यादातर सवालों का उत्तर यही होता है, जो गुणधर्म नंबर 2 के होते हैं। अगर गुणधर्म नंबर 2 का सवाल है तो उसका उत्तर हो जाता है b माइनस ए बटा 2। b मतलब b मतलब ऊपर वाली लिमिट, a यानी नीचे वाली लिमिट जो कि माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, बटा 2 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई हो गया, पाई बटा 2। ये आपका आंसर हो गया। तो ये गुणधर्म नंबर 2 वाले सवाल है। अच्छा, होते कैसे हैं, ये पूरा तरीका करना चाहो, विधिवत करना चाहो, तो ये रहा आपका आई, माइनस पाई से प्लस पाई बाई 2 तक। इन जो गुणधर्म नंबर 2 वाले सवाल होते हैं, इनमें क्या होता है, पूरा सवाल कट जाता है, पूरा सवाल कैंसिल होकर एक आ जाता है, पूरा सवाल कट जाएगा। जैसे ये समीकरण नंबर 1 बन गई, फिर आप इसमें प्रतिस्थापन करेंगे, x को हटाएंगे और x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स ये पुट करेंगे x की जगह, तो a का मान कितना है,
बोला -90, b का मान कितना है +90, -x, 90 और -90 कट गया, यानी x की जगह क्या रखना है -x रखना है। x की जगह -x रखने पर यही समाकलन आएगा जो अभी आया है। समाकलन चेंज नहीं होता गुणधर्म नंबर 2 के अनुसार। गुणधर्म नंबर 2 के अनुसार अगर x की जगह मैं a + b - x रख भी देता हूं तब भी समाकलन वही आएगा। तो ये e sin और x की जगह क्या रखना है -x। थोड़ा सा सॉल्व कर लो, -90 से +90, साइन है, साइन में माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ गया, माइनस का साइन x हो गया, e की पावर माइनस साइन x है, तो इसे लिख लेंगे 1/e की पावर प्लस साइन x, माइनस की पावर नीचे आके प्लस की होगी, लघुत्तम ले लो, पलट जाएगा, e की पावर साइन x ऊपर, ये लो, ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ दे तो 1 व 2 को जोड़ें तो ये कट जाएंगे। देखो ये रहा 1/1 + e की पावर साइन x, e की पावर साइन x बटा e की पावर साइन x +1। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 आ जाएगा। यही गुणधर्म नंबर 2 में होता है। यहाँ पे सब कुछ कट कुटा के i और i 2i हो जाते हैं समीकरण 1 + 2 करने पर। और पूरा सवाल कट के 1 आ गया और dx का x हो जाता है। फिर आती है आपकी अपर लिमिट जो कि b होती है, यहाँ पे b 90 हो गया, b - a, और फिर बट्टे वाला 2 कहाँ से आता है, बट्टे वाला 2 यहाँ से आता है, i बराबर तो इन सवालों में यही चीज चलती है। होता यही, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आप देखेंगे यही चलता रहता है। इनमें एक सवाल दिया होता है, उसमें गुणधर्म नंबर 2 लगाते हैं, वो बदल के दूसरा काउंटर पार्ट बन जाता है, दोनों को जोड़ते हैं, कट कटा के 1 आ जाता है, फिर 1 का x हो जाता है, x में फिर अपर लिमिट b माइनस लोअर लिमिट a, b - a आ जाता है। इधर i और i 2i हो चुके होते हैं, तो 2i बराबर b - a आ गया, तो i बराबर b - a बटा 2 आ जाता है। बस अगर एक बार पहचान में आ गया कि गुण नंबर 2 का सवाल है तो b - a बटा 2 हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि इसका उत्तर b - a बटा 2 आएगा, और यही आता है। हाँ, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे गुणधर्म नंबर 2 पहचानने लगोगे। गुणधर्म नंबर 2 जो है वो आप पहचानने लगोगे, हाँ ये गुणधर्म नंबर 2 का सवाल है। पहचान ऐसा थोड़ी हाथों हाथ हो जाएगा, हाथों हाथ नहीं होगा। पहचान करोगे, सवाल निकालोगे तो धीरे धीरे पहचान में आने लगेगा कि अच्छा ये सवाल, ये गुणधर्म नंबर 2 का सवाल है, और ये जो चीजें अभी आपने कॉपी में की है ना, ये दिमाग में होने लग जाएगी। ये कॉपी में होने के बजाय दिमाग में होने लग जाएगी। फिर आपको याद रहेगा कि अच्छा सर ने करवाया था, एक तो ये समीकरण नंबर 1 बन गया था, फिर हम x की जगह जो a + b - x रखेंगे तो -x आएगा, यहाँ माइनस आगे आ जाएगा, फिर बट्टे में आएगा, पलट के ऊपर चला जाएगा, फिर दोनों जुड़ेंगे, जुड़ जुड़ा के कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। तो ये चीजें फिर कॉपी में होने के, एक बार कॉपी में होती है फिर दिमाग में छप जाती है कि ऐसे ऐसे होगा, फिर अगली बार आप कॉपी में नहीं करते, वो दिमाग में ही चलता रहता है, फिर कट जाएगा, फिर x 1 आ जाएगा, 1 का x हो जाएगा, फिर b - a आ जाएगा, फिर 2 का भाग लग जाएगा। तो चीजें फटाफट दिमाग में बनना शुरू हो जाती है। क्या कह रहे हैं, जुड़ने में कैसे कट गए, कटे ऐसे कि एक और एक, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला कटने का मतलब ये नहीं कि 0 आ गया, 1 बन गया, ये रहा और ये रहा। अब इन जब को जोड़ोगे तो ऊपर और नीचे सेम आ जाएगा, ऊपर और नीचे सेम आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, लघुत्तम लोगे 1 + e की पावर sin x आ जाएगा, 1 + e की पावर sin x आ गया,
ऊपर 1 आ गया, 1 प्लस e की पावर sin x, जो ऊपर होगा वही नीचे होगा, दोनों कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। ये वैसे है। पहचानते कैसे? पहचान बाहर से नहीं आती, ये तो आपके प्रैक्टिस से आएगी। ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई उपाय बता दूं कि ऐसा करोगे तो पहचान पाओगे, नहीं। पहचान होगी आपकी प्रैक्टिस से, अभ्यास करोगे, अभ्यास करते करते पहुंच जाओगे। तो ज्यादातर चीजों के ना छोटे उपाय नहीं है, ज्यादातर चीजों के छोटे उपाय नहीं है कि मैं आपको लिमिटेड चीज ही डिलीवर कर सकता हूं, मैं आपको लिमिटेड चीज ही डिलीवर कर सकता हूं। अगर ऐसा होता, अगर 100% डिलीवर किया जा सकता होता जो मुझे पता है, वो सबका सब मैं आपको दे पाता, तो सोचिए फिर सचिन का बेटा सचिन होता, सचिन का बेटा सचिन होता, आईएएस का बेटा आईएएस होता, डॉक्टर का बेटा बड़ा डॉक्टर होता। क्योंकि एक बाप और किसी को कुछ दे ना दे, अपने बच्चे को तो पक्का ही देता, अपने बच्चे को तो पक्का ही देता। कल्पना करके देखिए, सोचिए अगर ये 100% डिलीवर रेट होता, अगर सारी चीजें यूं की यूं दी जा सकती, तो सचिन तेंदुलकर का बेटा अर्जुन तेंदुलकर भी आज सचिन तेंदुलकर जितना ही महान होता, अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन भी उतना ही कलाकार होता जितना अमिताभ बच्चन है। लेकिन ये डायरेक्टली डिलीवर नहीं हो पाता, है ना। वही सेम चीज अमिताभ बच्चन ने अपना स्ट्रगल किया, अभिषेक बच्चन को अपना करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या है, ए का इकाई सदिश है, आई कैप मतलब एक्स एक्स के साथ पाई बाई 3 का कोण बनाता है, जे के साथ मतलब वाई एक्स के साथ पाई बाई 4 का कोण बनाता है, तीसरा कोण थीटा है जो 0 से पाई के बीच में है, वो नहीं बताया, बताओ थीटा का मान कितना होगा। तो याद करो इकाई सदिश है ना, इकाई सदिश है, तो ये सब दिकोसाइन हुए, इकाई सदिश है मतलब दिकोसाइन हुए। वो एक्स एक्स से बनने वाला कोण हो गया, ये एक्स एक्स से बनने वाला कोण हो गया अल्फा बराबर पाई बाई 3। तीसरा कोण थीटा, कोसाइन में संबंध होता है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1। अल्फा का मान cos 60 का मान, cos 60 का मान 1/2, cos 45 का मान 1/√2, बराबर 1/4। cos थीटा बराबर प्लस माइनस 1/2। cos थीटा बराबर 1/2, थीटा बराबर आ गया 60 पाई बाई 3। दूसरा माइनस वाला ले, cos थीटा बराबर माइनस 1/2, तो थीटा बराबर आता है 120 2 पाई बाई 3। देखो कौन सा आंसर है, पाई बाई 3 नहीं दिया, 2 पाई बाई 3 दिया।
बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा गया। दो कोण दे दिए, तीसरा कोण पूछा गया। दो कोण देकर तीसरा कोण ज्ञात करवा लिया कि तीसरा कोण कितना होगा। देखिए, ये आ जाओ। ये सवाल मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि इस सवाल के पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा है। न्यूनतम दूरी ज्ञात करना, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बट्टा B1 क्रॉस B2 का परिमाण। A वेक्टर, B वेक्टर, A1 वेक्टर, B1 वेक्टर, C1 वेक्टर। इससे पहले माइनस करना पड़ेगा x माइनस माइनस 1, y माइनस माइनस 2, z माइनस माइनस 1। तो आपका A1 वेक्टर आ गया माइनस आई माइनस 2j माइनस k। B1 वेक्टर ये वाला हो गया, ये B1 वेक्टर। ऐसे ही A2 वेक्टर 2i माइनस 2j प्लस 3k। B2 वेक्टर ये हो गया। B1 क्रॉस B2 निकाल लो। सेम कहाँ है? वो 3 1 2 है, ये 1 2 3 है। B1 क्रॉस B2 i j k 3 1 2 2 1 2 3 3 माइनस 4 माइनस आई कैप 9 माइनस 2 माइनस 7 जे कैप 6 माइनस 5 के कैप माइनस आई कैप और 9 माइनस 2 माइनस 7 जे कैप माइनस का 5 के कैप। ये B1 क्रॉस B2 हो गया। अब हमें A2 माइनस A1 निकालना है।
A2 माइनस A1 है, 2 माइनस I 3I, J 0J, K हो जाएगा 3 माइनस 1 4K। मान रखो इन दोनों की डॉट गुणा हो जाएगी माइनस की 3, 0 माइनस का 20, I से माइनस 3, 0 माइनस 20 बट्टा B1 क्रॉस B2, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, तो ये 23 बट्टा 75 हो गया। 75 का 5 बाहर निकाल दो, 5 अंडर रूट 3, 23 बट्टा 5 अंडर रूट 3, 17 आ रहा है। तो कोई माइनस की गलती हुई है, चेक करते हैं एक बार। 2I तो J 3 के 4 के, ये तो ठीक है, उसको I को देखते हैं। 3 माइनस 4 माइनस I, फिर J वाला 9 माइनस 2 माइनस 7, K वाला 6 माइनस 1, अच्छा ये प्लस का होगा, ये गलत हो गया। और 20 में से 3 गए 17, 17 बटा 5 अंडर रूट 3। हाँ बस वही है। देखो अब ये चीज देखो, एक छोटी सी गलती जो है ना वो पूरा सवाल बिगाड़ देते हैं गणित में। इसीलिए गणित अपने आप में मुश्किल इसीलिए बन जाता है कि अगर आपको सवाल आ भी रहे हैं तो भी इस बात की श्योरिटी नहीं है कि आप सारे सवाल सही कर पाएंगे, है ना। आपको ये चीज का भी एक अंदाजा होना चाहिए कि गणित में आपको सवाल आते हैं, आने के बावजूद भी क्या आप उसे सही से कर पाएंगे, ये भी अपने आप में एक चुनौती है। और इसमें वेलकम बैक।
बीच में ठीक है, अब देखना अब सही हो गया होगा ना, अब सही आ रहा है, ठीक है। चलो वापस, अब यहाँ पे समीकरण को बड़ा तोड़ मोड़ के बनाया गया है ना, पहले समीकरण को ठीक करना पड़ेगा, पहले तो समीकरण को ठीक करना पड़ेगा पूरे सवाल में। इसमें पहले रेखा के समीकरण को ढंग से लिखो, क्योंकि दिक् अनुपात निकालने हैं तो पहले ढंग से लिखना होगा। पूरे सवाल में 6 का भाग देने पर, 6 का भाग देने पर ये हो गया x माइनस 3, माइनस 6 का भाग दे रहा हूँ, x माइनस 3 y बटा माइनस 2 z बटा 6। ये आपकी पहली लाइन बन गई, ये आपकी पहली रेखा का समीकरण तैयार हो गया, क्योंकि दिक् अनुपात बट्टे में होते हैं ना, तो बट्टे में लाओ पहले, तो 6 का भाग माइनस 6 का भाग दे दिया ताकि माइनस भी आ जाए। ये होगी पहली लाइन का। ऐसे ही आपको दूसरी लाइन के अंदर भाग देना होगा, तो 12 का भाग देता था, माइनस 12 का भाग देने पर, माइनस 12 का भाग देने पर x बट्टा माइनस 2, ये हो गया। अब तैयार है, दोनों ही लाइनें तैयार है, दोनों ही लाइनें तैयार है, दोनों के बीच का कोण निकालना है। ये आपका b1 वेक्टर हो गया, पहली लाइन का सदिश, ये दूसरी लाइन का सदिश, दोनों के बीच का कोण cos थीटा, b1 डॉट b2, b1 का परिमाण, b2 का परिमाण, b1 डॉट b2 आ जाएगा हमारा, i से i गुणा हुआ तो ये हो गया 6, ये माइनस का 24, ये प्लस का 18, तो नीचे वाले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नीचे वाला क्या आ रहा है, ऊपर ही 0 आ गया, ऊपर ही 0 आ गया, तो थीटा का मान 90 आ गया, कोण होगा 90 का। बस चलो आज इतना ही करेंगे, बाकी आगे बाकी कल करेंगे। ओके, धन्यवाद। ठीक।